What the fuck is going on here? It's a frog marriage, and we're getting in an old ASAP. I got a kid who wants someone who speaks Russian. My Russian is terrible. I can't even roll my R's. No. Хочешь быть их 15. Cash up front. deal? फिल्म अनोरा की कहानी एक क्लब से शुरू होती है जहां तेज म्यूजिक, धुएं का गुब्बार और शराब से सराबोर लोग दिखाई देते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए है जो अपनी परेशानियों से भागकर इस नशे में सुकून ढूंढते हैं। इसी क्लब में हमें फिल्म की मुख्य किरदार अनोरा मिलती है जो पेशे से एक प्रोस्टिट्यूट है। अनोरा की क्लब में अच्छी खासी पहचान है और उसके कई दोस्त भी हैं जो उसी पेशे से जुड़ी हैं। वे अक्सर एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करती हैं, कभी हंसी में तो कभी दर्द बांटते हुए। एक दिन अनोरा की दोस्त लूलू एक क्लाइंट के बारे में बताती है जिसने उसे अपनी बेटी जैसा बताया। यह सुनकर लूलू को अजीब लगता है, लेकिन वह जानती है कि यह महज दिखावा है। अनोरा और लूलू इस पर बात करती हैं और उस शख्स को लेकर अपनी भड़ास निकालती है। एक रात जब अनोरा क्लब में खाना खा रही होती है, तभी उसका बॉस आता है और उसे एक नए क्लाइंट से मिलने के लिए कहता है। अनोरा पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब बॉस कहता है कि क्लाइंट को रशियन समझने वाली लड़की चाहिए और उसके बदले में अच्छे पैसे मिलेंगे, तो अनोरा मान जाती है। जब अनोरा उस क्लाइंट से मिलती है तो वह एक युवा लड़का इवान होता है। अनोरा खुद को इंट्रोड्यूस करती है और इवान से बातचीत शुरू करती है। इवान हैरान होकर पूछता है कि अनोरा ने रशियन कहाँ से सीखी। अनोरा बताती है कि उसकी दादी रशियन थी और बचपन में उनके साथ रहते रहते उसने थोड़ी बहुत रशियन सीख ली। इस पर इवान हंसते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, नहीं तो उन्हें समझने में दिक्कत होती। इसके बाद अनोरा इवान के साथ एक रूम में जाती है और दोनों वक्त बिताते हैं। अगले दिन इवान अनोरा को अपने आलीशान घर बुलाता है। अनोरा खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। दोनों बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है। इवान अनोरा से उसकी उम्र पूछता है और अनोरा बताती है कि वह 23 साल की है। दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं और एक दिन इवान अनोरा को न्यू ईयर पार्टी में आने का न्योता देता है। अनोरा कहती है कि इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन इवान हंसते हुए मान जाता है। पार्टी के दिन अनोरा अपनी दोस्त लूलू के साथ इवान के घर जाती है। वहां की चमक दमक देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। लूलू कहती है कि इतनी बड़ी पार्टी तो उसने पहली बार देखी है। दोनों मजे करती हैं और अनोरा को इवान के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे इवान अनोरा से जुड़ने लगता है। एक दिन वह मजाक में कहता है कि अगर वह अमेरिकन लड़की से शादी कर लेगा तो उसे रूस वापस नहीं जाना पड़ेगा। अनोरा हंसते हुए कहती है कि शादी करनी है तो उसे 3 कैरेट की डायमंड रिंग चाहिए। इवान मुस्कुराता है और कहता है कि वह उसे 4 या 5 कैरेट की रिंग देगा। इस मजाक में दोनों का रिश्ता गहराता है और आखिरकार इवान अनोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। अनोरा सोचती है कि शायद इवान सच में उससे प्यार करता है और हाँ कह देती है। अगले ही दिन दोनों लॉस वेगस जाते हैं और शादी कर लेते हैं। इवान अनोरा के लिए एक खूबसूरत डायमंड रिंग खरीदता है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी समय बिताते हैं। इवान हर किसी से कहता है कि अब वह अमेरिकन बन गया है। जब अनोरा क्लब लौटती है तो अपने बॉस और दोस्तों को शादी की खबर देती है। उसकी दोस्त लूलू खुश होती है, लेकिन डायमंड नाम की दूसरी प्रोस्टिट्यूट जलन से कहती है कि कौन शादी करता है प्रोस्टिट्यूट से और यह शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अनोरा मुस्कुराकर जवाब देती है कि वह बस चलती रहे, वह मजे करेगी। उधर न्यूयॉर्क में टॉरस नाम का आदमी चर्च में एक नामकरण समारोह में है। तभी उसे इवान के माता पिता का फोन आता है। वे पूछते हैं कि क्या इवान ने किसी प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली है। टॉरस घबराकर कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए। टॉरस अपने दोस्त मार्टिन को सच्चाई का पता लगाने भेजता है। दूसरी तरफ अनोरा इवान से पूछती है कि क्या उसके माता पिता उसे स्वीकार करेंगे। इवान हंसते हुए कहता है कि उसकी माँ किसी और के साथ रहती हैं और उसकी बहन को रशियन लड़के पसंद है, इसलिए वे देखेंगे कि क्या होता है। कहानी यहीं से और भी दिलचस्प मोड़ लेने लगती है। अनोरा थोड़ी परेशान नजर आती है और इवान से बात करना चाहती है, लेकिन इवान अपनी ही दुनिया में मस्त है। वह ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा है और उसे इसमें काफी मजा आ रहा है। कुछ समय बाद मार्टिन और उसका साथी इवान के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर बेल बजती है और इवान दरवाजे से झांकता है। वह बिना दरवाजा खोले ही उनसे जाने को कहता है। अनोरा हैरान होकर पूछती है कि कौन आया है। इवान जवाब देता है कि ये उसके पिता के आदमी हैं। वह उन्हें टालने की कोशिश करता है, लेकिन वे जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं। अनोरा घबरा जाती है, खासकर जब वह देखती है कि इवान के हाथ में बंदूक है। वह इवान से पूछती है कि क्या उसे 911 कॉल करें, पर कॉल करनी चाहिए, लेकिन इवान मना कर देता है। मार्टिन इवान से शादी के कागजात दिखाने को कहता है और दोनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं। मार्टिन वहां मैरिज लाइसेंस की फोटो क्लिक करता है और टॉरस को भेज देता है।
नीचे इगोर अनोरा के पास बैठ जाता है और खुद का परिचय देता है। अनोरा भी अपना नाम एनी बताती है और अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है। इगोर उसे बधाई देता है, लेकिन अनोरा को उसकी शांति थोड़ी अजीब लगती है। जब टोरस को मैरिज लाइसेंस की फोटो मिलती है, वह भड़क जाता है। वह चर्च छोड़कर तुरंत मार्टिन को कॉल करता है। टोरस इवान से कहता है कि वह उस प्रोस्टिट्यूट को तलाक देगा और कल सेंट पीटर्सबर्ग लौटेगा। टोरस धमकी देता है कि वह 10 मिनट में वहां पहुंच जाएगा और सिटी हॉल जाकर शादी को कैंसिल करवा देगा। इवान इस खबर से बुरी तरह घबरा जाता है और अनोरा भी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी नई जिंदगी एक झटके में खत्म हो जाएगी। इवान कहता है कि वह जा रहा है और अनोरा को सीढ़ियों पर छोड़कर निकल जाता है। मार्टिन उसका पीछा करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। अनोरा अकेली और डरी हुई महसूस करती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन इगोर उसे रोक लेता है। अनोरा एक कैंडल लैंप उठाकर इगोर पर फेंकती है, जिससे दीवार की पेंटिंग टूट जाती है। इगोर अनोरा के हाथ बांध देता है और वह छूटने की कोशिश करती है। इतने में मार्टिन वापस आता है और देखता है कि इगोर ने अनोरा को पकड़ रखा है। टोरस भी वहां पहुंचता है और घर की हालत देखकर चौंक जाता है। अनोरा चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। टोरस गुस्से में उसके मुंह पर स्कार्फ बांध देता है। टोरस कहता है कि अगर वह चुपचाप उनके सवालों के जवाब देगी तो उसे जाने देंगे। अनोरा कहती है कि इवान उसे बचाने आएगा, लेकिन टोरस कहता है कि इवान उसका फोन तक नहीं उठा रहा। टोरस अनोरा से उसकी अंगूठी छीन लेता है और कहता है कि यह सब दौलत इवान की नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स की है। टोरस कहता है कि इवान एक नशेड़ी और बेवकूफ लड़का है। अंत में टोरस अनोरा से कहता है कि वह उसे $100 देगा अगर वह तलाक के लिए तैयार हो जाए और फिर कभी इवान से संपर्क न करे। अनोरा कहती है कि वह पहले इवान से बात करना चाहती है। टोरस उसे रजामंद कर लेता है और उसे छोड़ देता है। गाड़ी में जब इगोर अनोरा को स्कार्फ देता है तो वह गुस्से में उससे भड़क जाती है और स्कार्फ को अपने गले में लपेट लेती है। कहानी यहीं पर सस्पेंस छोड़ती है। जैसे ही दिन ढलता है और रात गहराती है, टोरस एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहां वह इवान की फोटो दिखाकर लोगों से पूछता है कि क्या किसी ने उसे देखा है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह वहां मौजूद लोगों पर बरस पड़ता है। ये आज की पीढ़ी है, कितने बेरुखे हो तुम लोग। न कोई सम्मान न कोई लक्ष्य, बस नए स्नीकर्स खरीदने की होड़ लगी है। नैतिकता का तो नामो निशान नहीं। पूरा दिन टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद करते हो। दूसरी तरफ दृश्य बदलता है जहां अनोरा उस जगह पर है जहां वह काम करती है। वहां डायमंड लुलू से कहती है, अनिका अरबपति पति अभी आया है, शायद कुछ नया रोमांच चाहता है। लुलू फौरन अनोरा को फोन करके यह सूचना देती है कि इवान यहाँ है। टोरस और उसकी टीम उस स्थान पर पहुंचते हैं। लुलू अनोरा से कहती है वह ऊपर डायमंड के साथ एक प्राइवेट रूम में है। अनोरा का दिल बैठ जाता है और वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। टोरस जैसे ही इवान को देखता है, गुस्से में उसे गालियां देने लगता है। इवान नशे में चूर होता है। अनोरा रोते हुए कहती है, इवान मैं तुम्हें फोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए? इन लोगों ने मुझे बांध दिया था, मेरा मुंह बंद कर दिया था। लेकिन इवान हंसता है, जिससे अनोरा का दिल टूट जाता है। अनोरा की आवाज में दर्द है, ये मजाक नहीं है इवान, उन्होंने मुझ पर हमला किया, हम पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे। इवान बस पूछता है, क्या मेरे पेरेंट्स आए हैं? टोरस कहता है, वे दोपहर तक पहुंच जाएंगे, अब चलो तुम्हारी शादी कैंसिल करनी है। अनोरा टोरस से कहती है, चुप रहो। इवान को नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, लेकिन इवान सिर्फ इतना कहता है, मुझे रूस जाना है। अनोरा कहती है, ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इवान का जवाब ठंडा होता है, नहीं। टोरस सभी को कोर्ट लेकर जाता है, जहां वकील माइकल शर्न से मुलाकात होती है। कोर्ट में जज शादी के दस्तावेज देखते हैं। अनोरा मजबूती से कहती है, मैं अपनी शादी खत्म नहीं करना चाहती, हमने वेगस में कानूनी शादी की है। वकील शर्न टोरस से कहता है, तुमने ये बात मुझे नहीं बताई थी, इस शादी को यहाँ कैंसिल नहीं किया जा सकता। टोरस गुस्से से भरा हुआ कहता है, इवान के पेरेंट्स 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है मैं दिल का दौरा पड़ने वाला है। जैसे ही इवान के पेरेंट्स निकोलाई और कैलिना अपने प्राइवेट प्लेन से उतरते हैं, टोरस उनसे मिलता है। कैलिना पूछती है, इवान कहाँ है? टोरस जवाब देता है, अंदर है, लेकिन शादी कैंसिल नहीं हो पाई। गैलिना जैसे ही इवान से मिलती है, गुस्से से कहती है, तुम शर्मिंदा नहीं होते? अनोरा आगे बढ़कर कहती है, मैं एनी हूँ, इवान की पत्नी, कृपया हमारी शादी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन गैलिना का जवाब ठंडा होता है, इवान तुम्हारा पति नहीं है और तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। अनोरा इस जवाब से टूट जाती है और इवान से उम्मीद भरी नजरों से देखती है, लेकिन इवान कहता है, हाँ हम डाइवोर्स लेंगे। तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। अनोरा अंदर से टूट जाती है,
उसे यकीन नहीं होता कि इवान ऐसा भी हो सकता है। उसकी आंखों में सिर्फ मायूसी होती है। अनोरा बेबस और निराश नजर आती है। वह इवान को प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखती है। इस बीच गैलेना उसे टोकती है और कहती है, क्या तुम प्लेन में जाकर तलाक लोगी? अनोरा गुस्से में जवाब देती है, हाँ मैं तलाक लूंगी, लेकिन इसके साथ मैं वकील भी लाऊंगी और तुम्हारे परिवार पर केस करूंगी, आधी दौलत लेकर जाऊंगी। गैलेना मुस्कुराकर कहती है, ऐसा करके तुम सब कुछ खो दोगी। तुम्हारे पास जो भी है वो भी चला जाएगा। तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो, देखेंगे क्या होता है। अनोरा अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन चुपचाप प्लेन में जाकर बैठ जाती है। वहीं इवान अपने पिता से कहता है, सॉरी डैड, वो बस 1 हफ्ते की स्कर्ट थी, शराब में धुत होकर मैंने उससे शादी कर ली। यह सुनकर अनोरा का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है, तुम जैसे इंसान से तलाक लेकर मुझे खुशी होगी। रैपिड डाइवोर्स सेंटर में जब इवान को कागजात मिलते हैं तो वह बिना सोचे समझे साइन कर देता है। अनोरा भी भारी दिल से दस्तखत करती है। इगोर कहता है, इवान को अनोरा से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गैलेना टोकती है, मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा। अनोरा गुस्से में कहती है, तुम्हारा बेटा मुझसे इतना नफरत करता है कि उसने तुम्हें चिढ़ाने के लिए मुझसे शादी कर ली। अब ये भगोड़ा तुम्हारे साथ है, खुश रहो। इसके बाद टोरस इगोर को चाबी और बैंक कार्ड देते हुए कहता है, इगोर, अनोरा को इवान के घर ले जाओ, वो अपना सामान ले ले। सुबह बैंक खुलते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इगोर अनोरा को लेकर इवान के घर पहुंचता है। अनोरा सबसे पहले बाथरूम में जाती है, फिर नीचे आकर बैठ जाती है। इगोर कहता है, हैप्पी बर्थडे टू मी, मैं 30 साल का हो गया। अनोरा मुस्कुराकर कहती है, हैप्पी बर्थडे इगोर। बातचीत के दौरान अनोरा कहती है, तुमने मेरा किडनैप किया था, मुझे बांध दिया था। अगर मार्टिन ना होता तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते। इगोर सफाई देता है, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, मैं ऐसा कभी नहीं करता। अनोरा फिर भी उसे संदेह की नजरों से देखती है। अगली सुबह वह खिड़की से बाहर देखती है, जहां से उसकी इस घर में पहली मुलाकात शुरू हुई थी। वह अपना सामान पैक करती है और बाहर निकलती है। बर्फबारी के बीच इगोर उसे वेडिंग रिंग देता है और कहता है, टोरस को मत बताना। अनोरा कार में बैठती है, उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। शायद वह सोचती है कि इस दुनिया में किसी को उसकी आत्मा की नहीं, बस उसके शरीर की जरूरत है। इगोर को उसकी तकलीफ समझ आती है। वह उसे सीने से लगा लेता है और अनोरा अपने आंसुओं के सैलाब में बह जाती है। बाहर गिरती बर्फ के बीच अंदर उनके दर्द और भावनाओं का तूफान थम जाता है। यहीं इस भावुक कहानी का अंत होता है।